हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे एल्कीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एल्कीन्स और ओलिफिन्स। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला है, जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है, वो है CnH2n। मतलब अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, जस्ट डबल होगी। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 2 × 2 मतलब 4। ठीक है। हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडेशन होगा sp2। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब देखिए जो स्ट्रक्चर लिखी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये पूरी मॉलिक्यूल की नहीं होती, ये केवल उस पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है। जिस कार्बन की हम बात करें, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, उस कार्बन का संकरण sp2 है, तो उस कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, पूरे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जो डेटा आप याद करते हो, जैसे सिंगल बॉन्ड की 1.54, डबल बॉन्ड की 1.34, ट्रिपल बॉन्ड की 1.20, तो वो हमने 2 कार्बन की स्पीसीज मान के चला है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इथीन की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की, वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है। अगर कार्बन की संख्या आप बढ़ाओगे या मॉलिक्यूल चेंज करोगे तो इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो की बात करें तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा CnH2n है। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो देखिए आइसोमेरिज्म आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। चेन आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, पोजीशन शो हो सकती है, ज्योमेट्रिकल शो हो सकती है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंट है, एल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बता रखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर भी हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना कॉमन नहीं है ऑप्टिकल यहाँ पर। ऑल्सो शो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। किसके साथ शो करता है, साइक्लोएल्केन के साथ, साइक्लोएल्केन के साथ। तो चेन हो गया, पोजिशन हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गई। ये आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके बाद दे रखा है मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो, कि भाई कम से कम कितने कार्बन चाहिए ये आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर 4 कार्बन होंगे तो एक बार तो 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, और एक बार 3 कार्बन की चेन बन जाएगी। इससे कम में आप नहीं कर सकते, चेन आइसोमेरिज्म नहीं कर सकते। इसके बाद आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म केवल हम बात कर रहे हैं किसकी, केवल एल्कीन की बात हो रही है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, केवल एल्कीन है, तो पोजीशन ये कितने पे शो करेगा, 4 पे। कैसे शो करेगा, अब देखिए यहाँ पर एल्केन से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर जब हमने पोजीशन की बात करी थी तो जो एल्काइल ग्रुप था, जैसे मिथाइल ग्रुप था, वो पोजीशन चेंज कर रहा था। यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बता सकते हो कि भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए आपको 4 कार्बन इनफ है। अभी एक एग्जाम्पल दे रखा है, उससे हम समझेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल आप इसको किसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑप्टिकल के लिए 6 कार्बन चाहिए, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए 3 कार्बन चाहिए। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये वाली आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्कीन को। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए। आगे दे रखा है इथीन, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 एल्कीन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जैसे आप क्या करोगे, 1 एल्कीन की बात करोगे तो ये CH2 हो जाता है यहाँ पर। तो एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप अगर सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अब वो इथीन है तो भी CH2 होगा, प्रोपीन है तो भी CH2 होगा, नो डाउट उसमें कोई पोजीशन की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 4 कार्बन के बाद आप पोजीशन बता सकते हो, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 1 हेक्सिन। तो जितने भी वाले एल्कीन है वो आपके ज्योमेट्रिकल शो नहीं करती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर CH2 प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए एक कार्बन पर, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसके बाद दे रखा है नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया 2 ब्यूटीन, 2 एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछ रखा है, क्वेश्चन आप देखेंगे शीट में आपको मिल जाएगा, स्टीरियो की शीट में मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सी जो एल्कीन है सिंपल से सिंपल ज्योमेट्रिकल शो करती है। तो सबसे सिंपल एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल शो करती है वो है 2 ब्यूटीन। कौन सी है, 2 ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर मान लीजिए इससे पूछे कि भाई कितने टोटल आप आइसोमर बना सकते हो, तो यहाँ पर हम कितने टोटल आइसोमर बना सकते हैं वो देख लेते हैं, सारी वैरायटी मिलाकर। कार्बन ले लिए 4 और हाइड्रोजन ले लिए 8। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, 1 ब्यूटीन। सबसे पहले क्या बनाया, 1 ब्यूटीन। जो चेन है वो कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की। उसके बाद सेकंड जो मैंने बनाया वो बनाया 2 ब्यूटीन। क्या बनाया,
2 ब्यूटीन, इसको ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर है। क्या है, पोजीशन, क्योंकि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा, देखिए पोजीशन के लिए मिनिमम कितने चाहिए थे, 4। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो आपके पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट से ये वाला थर्ड या सेकंड से थर्ड, ये आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जो है उनकी कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो 4 कार्बन की है, और इसमें जो कार्बन की चेन की लेंथ होगी वो 3 कार्बन की। तो ये ऊपर और नीचे क्या है, चेन आइसोमर है। तो ये आपके हो गया चेन आइसोमर आपस में। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है एल्कीन से क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहां पर आप देखोगे कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने C4H8 के, तो आप कहोगे 4। लेकिन अगर वो कहे टोटल कितने, देखो एक तो है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने, 4 हो गए। अगर वो कहे टोटल आइसोमर कितने, तो टोटल में आपके स्ट्रक्चरल भी काउंट हो गए और स्टीरियो आइसोमर भी काउंट हो गए। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो इसके क्या होगा, एक तो ये खुद हो गया और एक इसका ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो है ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो एक होगी सिस फॉर्म और एक होगी ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर कई बार हम गलती क्या करते हैं कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल में भी काउंट कर लेते हैं और फिर कहते हैं 2 पेयर ऑफ एनाइंशियोमर, तो 2 जोड़ लेते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने स्ट्रक्चरल में काउंट कर लिया है तो जब आप पेयर ऑफ एनाइंशियोमर कह रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एक ही ऐड करना है। तो जब आपने कहा स्ट्रक्चरल कितने, तो आपने कहा 4, उनमें से एक ज्योमेट्रिकल दे रहा है और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बना रहा है, 2, मतलब एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो 1 2 3 तो ये हो गए, और ये दोनों की ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगी उसकी कितनी, सिस और ट्रांस, कितने हो गए टोटल 5। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल कितने, तो आप कहोगे 5, और स्ट्रक्चरल आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे 4। अब होता क्या है कि स्ट्रक्चरल तो हम बना लेते हैं लेकिन हमको स्टीरियो आइसोमर का आइडिया नहीं रहता, वहाँ पर फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखे हैं। ठीक है, आइसोमर वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछ रखे हैं आरपीएससी ने। पिछले पेपर आप देखोगे तो एल्केन्स के आइसोमर पूछ रखे हैं, एल्कीन्स के पूछ रखे हैं, ईटीसी स्टीरियो में भी पूछ रखे हैं और यहाँ पर भी पूछ रखे हैं। तो ये हो गई बात आइसोमर की। अब देखिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल जो आप जानते हो वही है। थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल आपसे बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल पूछेगा नहीं, तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। तो रिएक्शन दे रखी है RCH2CHOH, कॉमन रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और फाइनली क्या बन गया, यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया, डबल बॉन्ड आ गया, वाटर निकल गया। तो कई बार हम कहते हैं ना गर्मी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि वाटर निकल रहा है। हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड हो रहा है, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल रहा है। तो डिहाइड्रेशन से मतलब यहाँ पर ये है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो जब आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कीन। अब यहाँ पर इसने क्या रखा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से आप ले सकते हो। तो एक तो यहाँ लिखा हुआ है ये कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके अलावा अगर हम बात करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, Al2O3, P2O5, एनहाइड्रस ZnCl2, ये सारे रिएजेंट दे रखे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में। सबसे कॉमन है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, मतलब कौन सा एल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन आसानी से देता है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होगा वो क्या होगा, या रिएक्टिविटी क्या होगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या होगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब ऐसा क्यों है, ये आप जब मैकेनिज्म देखोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो देखिए मैकेनिज्म तो हम बाद में पढ़ेंगे, अगर आपको याद हो कि हमने पढ़े थे कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन के जब हमने फॉर्मेशन पढ़े थे तो वहाँ पर आपके एक फॉर्मेशन था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रोटोनेशन से भी क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो वो आपके वहाँ पर आपको आइडिया होगा, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है रिएक्शन में, और बाकी आपको मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा कि भाई जो रेट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर है वो उसके हिसाब से कैसे है, मतलब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में दे रखा है एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। अब ये जो H+ है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर दे दिया H+ को,
तो ऑप्शन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑप्शन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जो पहला स्टेप है वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल पे आप प्रोटोन का अटैक करा रहे हो। प्रोटोन किसको कहते हैं, H+ को। अटैक हो गया। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकंड में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेप सेकंड की, तो ये स्लो स्टेप है। ये क्या है, स्लो स्टेप है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी रीजनिंग की बात आएगी कि किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, किसके बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, किसके घटाने से रेट घटेगी, ये सारी रीजनिंग जो है वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे। और मैकेनिज्म में भी किस पे डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको याद नहीं हो तो मैं वापस से याद दिला देता हूँ। अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो जो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। लेकिन अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट रिएक्शन कर रहा है तो जो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं होता, उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैक्सिमम केस में आप देखेंगे कि जो स्लो स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि सर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी तो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो स्लो स्टेप में क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो जैसे ये वाटर निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेकर, वाटर निकल गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन निकल गया H2O के फॉर्म में न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, कार्बन से, तो इस पर प्लस आ गया। अब क्योंकि स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसलिए जो रेट का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, वो भी क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। कौन सी रिएक्शन के प्रति, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सारी रिएक्शन की बात नहीं हो रही, कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए 2 स्टेप हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो पास वाला हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। मतलब ये जो पास वाले हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H+। अब देखिए लास्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम कार्बोकेटाइन। तो ये आपके कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन के बाद रिमूवल ऑफ प्रोटोन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और -H+ हो जाएगा। तो -H+ हो गया तो ओवरऑल क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पर जब आप H+ निकालेंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर खास बात ये है कि क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है तो जो प्रॉपर्टी कार्बोकेटाइन से रिलेटेड है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। जैसे मान लीजिए अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CH3, CH2, CH, OH और CH3, अगर इसका हम क्या करें, डिहाइड्रो एलोजिनेशन करें, तो जब आप मैकेनिज्म देखते हो तो आप क्या देखते हो कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप है वहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे एज अ मैकेनिज्म तो ये OH है, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा। अब क्योंकि 2 डिग्री है और यहाँ से अगर रीअरेंजमेंट होगा तो भी 2 डिग्री ही रहेगा, तो रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो H+ जो है उसके पास से निकलेगा, यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बन गया। यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बन गया। अब 2 प्रोडक्ट बन गए, एक ये और एक ये। कैसे कि इंटरमीडिएट जो आपके कार्बोकेटाइन बना वो यहाँ बना और यहाँ से H गया तो डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ से H गया तो डबल बॉन्ड यहाँ। अब दोनों में से मेजर कौन सा, माइनर कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे मार्कोनी को रूल है या सेटजर प्रोडक्ट है, ये हम रटने के लिए याद करते हैं कि भाई इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर उसका जो है एक्सप्लेनेशन आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, कंसेप्चुअली। जैसे अगर हम बात करें सेटजर रूल की, तो सेटजर रूल अगर आप डायरेक्ट रटने की कोशिश करोगे, याद करोगे, तो आप क्या कह सकते हो कि सेटजर रूल के हिसाब से वो एल्केन ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की मात्रा या सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, 2 एल्किल ग्रुप है दोनों साइड। यहाँ पर अगर आप इस एल्किन को कंपेयर करोगे तो इस साइड कोई एल्किल ग्रुप नहीं है लेकिन इस साइड एक एल्किल ग्रुप है, तो दोनों में से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ऊपर वाला। तो या तो ये होगा या फिर ये कहता है कि जब बात आएगी हाइड्रोजन निकलने की, भाई OH तो निकल गया, कार्बोकेटाइन आ गया, तो जब हाइड्रोजन निकालने की बात आएगी, H+ निकालने की बात आएगी, तो H+ वहाँ से निकलेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम है। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो यहाँ से निकलेगा। तो ये सेटजेफ का रूल है। स्टेटमेंट 2 तरह के हैं कि वो एल्किन बनेगी जो ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। या फिर हाइड्रोजन जो है, प्रोटोन जो है वो वहाँ से निकलेगा, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन आएगा, जिस पे OH उस पे कार्बोकेटाइन आएगा, उसके पास से उस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये तो होगी डायरेक्ट रटने वाली बात। अब कंसेप्चुअली अगर हमसे कोई पूछे कि भाई कौन सी एल्किन बनेगी, ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, तो आपको क्या करना है कि जिस कार्बन पे OH है वो उसके पास से H निकालने, तो दोनों से निकाल दो, 2 प्रोडक्ट बना दो।
अब आप चेक करो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर आप बात करोगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। नीचे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, नीचे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टेबल एल्किन होगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा बनेगी, मतलब मेजर बनेगी, और ये कम स्टेबल है तो ये कम बनेगी, ठीक है, माइनर बनेगी। तो ये सेडजफ रूल की बात हो गई। इसके बाद रीजो सिलेक्टिविटी। तो देखिए रीजो सिलेक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। रीजो सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर, और उन दोनों में रिलेशन क्या है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है या रीजो आइसोमर है। तीनों टर्म आती है। स्ट्रक्चरल जो आपको पढ़ते हैं आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर रीजियो आइसोमर। तो रीजियो सिलेक्टिविटी क्या कहते हैं कि जब आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर, और दोनों में रिलेशन क्या है कि वो दोनों आपस में रीजियो आइसोमर है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो उसको हम कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। तो देखिए एक टर्म होता है सिलेक्टिविटी, एक होता है रीजियो सिलेक्टिव, एक होता है रीजियो स्पेसिफिक। तो सिलेक्टिव का मतलब ये है कि दो संभावनाएं हैं और दोनों बन रहे हैं, एक ज़्यादा और एक कम, उसको बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव। दो संभावना है लेकिन केवल एक ही बन रहा है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक। अब दोनों में रिलेशन अगर रीजियो आइसोमर है तो रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो स्पेसिफिक, और अगर रिलेशन स्टीरियो आइसोमर है तो स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक। दो की संभावना है, एक ज़्यादा बन रहा है, कम बनना है, तो सिलेक्टिव, और दोनों में रिलेशन अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो रीजियो सिलेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रीजियो सिलेक्टिविटी को बता रहा है। तो रीजियो सिलेक्टिविटी आपके सेडजफ रूल में भी आएगी और मार्कोनिकोव रूल में भी आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म जो है यहाँ पर वो कौन सा है, E1 मैकेनिज्म, ठीक है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, यूनिमोलिकुलर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन। और इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया था इफ़ पॉसिबल रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो वहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट की संभावना है तो रीअरेंजमेंट होगा। अब संभावना का मतलब क्या है कि डायरेक्टली जो कार्बोकेटाइन बना है उससे मोर स्टेबल अगर बन सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया, अब इस एग्जाम्पल को अगर आप समझोगे तो यहाँ से जब OH जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन आ जाएगा इस पर, और इस पर कार्बोकेटाइन आया तो ये 2 डिग्री है, क्या है, 2 डिग्री। और जब आप ये CH3 ग्रुप को यहाँ माइग्रेट कराओगे, मिथाइल शिफ्ट जिसको आप कहते हो, तो ये CH3 जब यहाँ आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। तो एक्चुअल में जब आप मैकेनिज्म को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जो कार्बोकेटाइन बना था स्टार्टिंग में वो यहाँ बना था, और उसके बाद कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ गया और ये CH3 यहाँ चला गया। तो ये जो कार्बोकेटाइन है अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा और डबल बॉन्ड आएगा। तो हाइड्रोजन जो है इस कार्बोकेटाइन से या तो ये वाला निकल सकता है या ये वाला निकाल सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट बना रखा है, एक तो ये बना रखा है और एक ये बना रखा है। कैसे कि ये जो CH3 था ये पास वाले कार्बन पर चला गया जिसको इसने यहाँ नीचे शो कर रखा है, और जैसे ये देखिए यहाँ कार्बोकेटाइन आया, कार्बोकेटाइन आने के बाद ये CH3 यहाँ आ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। अब ये CH3 को इसने नीचे बना दिया, मैंने लिख दिया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, अब आप देखोगे ये डबल बॉन्ड है मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकाला है इसने, और ये डबल बॉन्ड है इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है। तो इसने जो प्रोडक्ट बनाया सबसे पहले तो करा है रीअरेंजमेंट, मिथाइल शिफ्ट। रीअरेंजमेंट के बाद इसने प्रोटॉन निकाला है, H निकाला है, H- निकाला, जो भी आप कहना चाहो। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब आप देख लो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है सेडजफ के हिसाब से। इसमें अगर आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला सेडजफ प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, सेडजफ प्रोडक्ट, रीजियो सिलेक्टिव। आगे अगर हम बात करें, नीचे एक और एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। अब इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे सबसे पहले कार्बोकेटाइन यहाँ पर आएगा, 1 डिग्री है, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट जब यहाँ से H यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद वापस से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। मतलब पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। वापस से बताता हूँ, ये OH निकला, ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। उसके बाद यहाँ से हाइड्राइड यहाँ आ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया, फिर यहाँ से हाइड्राइड यहाँ आ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। तो ओवरऑल कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री यहाँ आ गया। उसके बाद प्रोटॉन निकलेगा। तो जब आप देखोगे प्रोटॉन निकल रहा है तो वो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो आप देखोगे यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, अगर आपको पता नहीं है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आप सोचोगे कि ये हुआ कैसे, भाई OH तो कहीं और है और डबल बॉन्ड कहीं और आ रहा है।
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है उसके बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आप देखो कि ये सेटजेफ प्रोडक्ट है और ये आपके क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं है, मतलब अपोजिट प्रोडक्ट है सेटजेफ का। तो ये मेजर है और ये माइनर है। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसके बाद सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये रिएक्टेंट दे दे और कहे कि कौन सी एल्कीन बनेगी। अब देखिए अगर वो दो प्रोडक्ट दे रहा है तो मेजर और माइनर, अगर वो केवल एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो वहाँ पर आपको मेजर ही शो करना है। ये आपको ध्यान रखना खास बात है कि मान लीजिए अगर दोनों प्रोडक्ट की बात हो रही है तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, आपको दोनों दिखाना है। लेकिन अगर वो दो की बात नहीं कर रहा है, एक ही की बात कर रहा है, तो आपको केवल ये दिखाना है। ऐसे ऊपर वाले केस में केवल ये दिखाना है, अगर एक ही की बात हो रही है तो। दोनों की बात हो रही है तो ये भी दिखा सकते हो और ये भी दिखा सकते हो। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो जब रिएक्शन में प्रोडक्ट शो करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो केवल मेजर दिखा दो या मेजर और माइनर दोनों दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, तो भी आप एल्किन फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि एक्वस KOH जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और एल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है रिएजेंट का कि भाई एक्वस KOH है या एल्कोहलिक KOH है, इससे आपके प्रोडक्ट डिसाइड होगा। RCHX CHRR, तो ये इसने तो शो कर दिया। और ये आपके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हेलोजन निकल रहा है, तो ये आपने निकाल दिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस HX निकल गया, HX निकल गया। रिएजेंट आपने ले रखा है एल्कोहलिक KOH। रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एलिमिनेशन में दो मैकेनिज्म पढ़ाए थे, E1 और E2। दोनों ही केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ही था, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो। एक में कंट्रोलिंग फैक्टर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एक में कंट्रोलिंग फैक्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब उसके जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पर्टिकुलर एग्जांपल की, तो CH3 CH2 CH Br CH3। अब एल्कोहलिक KOH जब आप लोगे तो यहाँ पर भी आपके रिएक्शन होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, H यहाँ से जाएगा या H यहाँ से जाएगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सेटजेफ प्रोडक्ट। जब आप सेटजेफ प्रोडक्ट बनाओगे तो ये मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा। सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेन जो है हमको वो पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले जो है Br निकल जाएगा, या यहाँ Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा, फिर H प्लस निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दे रहेगा हॉफमैन रूल। तो देखिए हॉफमैन रूल जस्ट अपोजिट है किसके, सेटजेफ रूल के। तो सेटजेफ रूल ये कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, जो ज़्यादा स्टेबल एल्किन है, वो मेजर बनती है और दूसरी माइनर बनती है। ये उल्टा कह रहा है। उल्टा क्या कह रहा है कि जो मोर स्टेबल है वो कम बनेगी, जो लेस स्टेबल है वो ज़्यादा बनेगी। अब इसकी स्पेशल कंडीशन है, मैक्सिमम जो रिएक्शन है वो सेटजेफ रूल को फॉलो करती है। हॉफमैन रूल के लिए दो कंडीशन है, एक तो बल्की बेस हो, एक तो क्या हो, बल्की बेस हो, या फिर वो बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप अगर आपको याद हो मैंने NR3+ बताया था, जो कि यहाँ नीचे दे रहेगा हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से, नाम ही हॉफमैन एलिमिनेशन है। तो इस केस में सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता। जो दूसरा प्रोडक्ट मेजर बनता है उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर बल्की बेस है तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, बल्की बेस की कंडीशन क्या है कि वो ऐसी जगह से प्रोटॉन ले सकता है कि जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो अब मान लीजिए कि ये ब्रोमीन यहाँ से निकल रहा है, अब H यहाँ से जा सकता है और यहाँ से जा सकता है, तो इसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि ये बीच में आ रहा है, और इसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस कम है क्योंकि ये टर्मिनल पे आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये क्या होगा, जैसे CH3 CHC डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो ये क्या करा, इसने Br निकाल दिया यहाँ से और यहाँ से H निकाल दिया। तो आपने देखा ये जो ऊपर वाला CH3 उसको इसने नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। CH3 CHC ये आ गया यहाँ पर, ये CH3 इसने नीचे लिख दिया और डबल बॉन्ड CH2 ये इसने मेजर बता रखा है। क्यों, क्योंकि जो बल्की बेस है वो यहाँ से लेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि H यहाँ से जाए, तो जब H यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब अगर सेटजेफ के हिसाब से प्रोडक्ट होता ये मेजर हो जाता, लेकिन ये मेजर ना होके क्या है, ऊपर वाला मेजर है, तो इसको हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। और ऊपर वाला मेजर है, उसका रीज़न क्या है कि बल्की बेस जो है स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन एटम को निकालेगा। तो यहाँ पर स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो भी लेस हिंडर्ड पे आएगा, और डबल बॉन्ड लेस हिंडर्ड पे आएगा तो वो मेजर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एल्किन फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये कह रहा है कि हम एल्किन बना रहे हैं किससे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से।
अब देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पे 4 एल्किल ग्रुप है तो उस पर प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या है नेगेटिव पार्ट साथ में, तो सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसने दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 NR3 OH माइनस। अब R3 बता रहा है कि 3 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, तो जो 3 एल्किल ग्रुप है वो हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमने एक एल्किल ग्रुप लिख रखा है। तो ये NR3 प्लस हो गया और ये OH माइनस हो गया। तो टोटल तो देखा जाए तो जैसे आप लिखते हो ना NH4Cl, यही तो होता है NH4Cl, मतलब नाइट्रोजन की अगर आप वैलेंसी 4 कर दोगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 को तो हमने सिंपल R लिख दिया और एक एल्किल ग्रुप यहाँ लिख दिया और OH माइनस लिख दिया। ये हॉफमैन एलिमिनेशन शो करेगा। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, तो सेटजेफ का जस्ट अपोजिट होगा। तो जब आप देखोगे इसके यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन बनेगी, और यहाँ से जब आप H निकालोगे तो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन बनेगी, जिसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस केस में जब आप इसको हीट कर रहे हो तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आप देखोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मेजर है, और जो सेटजेफ प्रोडक्ट वो माइनर बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैक्सिमम केस में सेटजेफ प्रोडक्ट बनता है, लेकिन 2 कंडीशन, एक बल्की बेस वाली और एक हॉफमैन एलिमिनेशन, वहाँ पर आपके हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये भी जो है आपके क्या है रीजियो सिलेक्टिव है, क्योंकि बन दोनों ही रहे हैं, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो इसको भी आप रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कह सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन है डीहेलोजिनेशन ऑफ डायहेलोएल्केन। अब देखिए डायहेलोएल्केन का मतलब 2 हेलोजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपको डीहेलोजिनेशन करना है। इससे पहले हमने पढ़ा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल रहा है, यहाँ पर दोनों हेलोजन निकलेंगे, तो यहाँ रिएजेंट डिफरेंट होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 कंडीशन है, एक विस डाइहेलाइड और एक जैम डाइहेलाइड। विस का मतलब है, देखिए इसका पूरा हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड, शॉर्ट में कहते हैं विस डाइहेलाइड, और नीचे जो दे रखा है उसको कंप्लीट को कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड, शॉर्ट में कहते हैं जैम डाइहेलाइड। अब देखिए विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, तो डाइहेलाइड मतलब वो भी विसिनल, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे डाइहेलाइड है, 2 हेलोजन प्रेजेंट है। तो हो गया CH3 CHBr CHBr CH3। रिएजेंट जो ले रहे हैं आप यहाँ पर वो है जिंक। रिएजेंट का आपको ध्यान रखना है कि भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए कौन सा लेना है, डीहेलोजिनेशन के लिए कौन सा लेना है, डीहाइड्रेशन के लिए कौन सा लेना है, तो ये आपको रिएजेंट ध्यान होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जिंक की प्रेजेंट में आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, 2 हेलोजन आपको दिख रहे हैं, निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पर तो कोई कार्बोकेटाइन का वैसा चक्कर भी नहीं है रीअरेंजमेंट का, सीधे सीधे 2 ब्रोमीन आपको निकालने हैं या 2 हेलोजन निकालने हैं, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके बाद जैम डाइहाइलाइड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था कि एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ गया। अब जब आप जैम डाइहाइलाइड की बात करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लोगे तो 2 Br इस मॉलिक्यूल से और 2 Br सेम मॉलिक्यूल का दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर सेम कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जिंक भी 2 काम आ रहे हैं, तो जब 2 जिंक काम आ रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपके हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 ZnBr, तो ये हो जाएगा 2 ZnBr, तो ये आपके ZnBr साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, और ये आपके 2 मॉलिक्यूल से बन रहा है। तो ये डिफरेंस है, विसिनल में कार्बन की संख्या सेम थी, जितनी रिएक्टेंट में थी उतनी प्रोडक्ट में थी, लेकिन जेमिनल में कार्बन की संख्या डबल हो जाएगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में अगर कार्बन की संख्या 2 है तो प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, इससे भी आप एल्कीन बना सकते हैं। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, थर्मल डिकम्पोजिशन को ही पायरोलाइसिस कहते हैं, पायरो का मतलब हीट होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है CH3COO C2H5 या CH2CH3 कह सकते हैं, तो ये एस्टर है। इसका अगर आप IUPAC नाम करोगे तो एल्किल एल्केनोएट होता है, तो ये एल्किल ग्रुप हो गया और ये एल्केनोएट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो एल्किल एल्कोएट में जब आप इसका IUPAC नाम करोगे तो एल्किल में कितना है, इथाइल आ जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है, और एल्केनोएट में 2 कार्बन है तो एल्केनोएट मतलब इथेनोएट आ जाएगा, तो इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। कॉमन नेम आप लिख सकते हो इथाइल एसीटेट। इसको जब आप हीट करोगे तो देखिए होगा क्या कि ये तो जो है ये तो एसिड के फॉर्म में निकलेगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है एल्कीन के फॉर्म में निकलेगा। किसके फॉर्म में निकलेगा, एल्कीन के। तो आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये तो एल्कीन हो गई, और CH3COH ये हो गया एसिड, तो ये आपके एज ए एल्कीन निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, इंपॉर्टेंट है ये, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर आप एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया,
अगर हम ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहाँ बर्च रिडक्शन के नाम से आपने पढ़ा था सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ पर जब आप एल्काइन की बात कर रहे हो, ये ध्यान रखना इंटरनल एल्काइन है। क्या है? इंटरनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन नहीं है इस केस में। तो जब इंटरनल एल्काइन, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो सोडियम वहाँ पर H को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन, डबल बॉन्ड आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांस। जब आप यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन कराओगे एल्काइन का, किसकी प्रेजेंस में? लिंडलार कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बनेगा सिस। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लिंडलार कैटेलिस्ट एक 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 1-2 बार तो ऐसे पूछा है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक बार पूछा है कि लिंडलार कैटेलिस्ट होता क्या है। तो लिंडलार कैटेलिस्ट क्या होता है? पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में क्या दे रखा है? डीएक्टिवेटेड बाय लेड एसीटेट एंड क्विनोलिन। तो यहाँ पर लेड और कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही है, सॉरी पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही है, और साथ में क्या दे रखा है? लेड एसीटेट एंड क्विनोलिन। तो अगर केवल लेड और कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है तो वो भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर साथ में लेड एसीटेट भी दे रखा है तो आपको क्या ध्यान रखना है? पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में लेड एसीटेट भी ध्यान रखना है। क्विनोलिन दे रखा है तो और बढ़िया है, नहीं तो इतना तो याद रखना ही है। लिंडलार कैटेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा था, तो ये वही है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ये है। वहाँ पर हमने एल्केन का पढ़ा था, फ्री रेडिकल आपके बन रहा था। यहाँ पर क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब आप पोटेशियम हटाओगे तो CO पे माइनस आ जाएगा, फिर ये जब आ जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, माइनस हटेगा, रेडिकल आ जाएगा, फिर इधर से CO2 निकला, इधर से CO2 निकला, तो इधर रेडिकल डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये है कि ये निकल जाएंगे और ये रेडिकल जो है वो बॉन्ड बना लेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है विटिक रिएक्शन। देखिए विटिक रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में आती है, यहाँ पर क्योंकि एल्कीन बनता है तो हम इसको एज अ प्रिपरेशन पढ़ सकते हैं। देखिए विटिक रिएक्शन में क्या दे रखा है? कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है RCOR, साथ में क्या दे रखा है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है ये आपके C6H5P, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नहीं है तो ये आपके कार्बन, ये आपको ध्यान रखना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसको नहीं कह सकते। C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड Cr, तो ये फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड है और ये Cr2 है। इसको जहाँ तक मुझे ध्यान है ये लाइट कहते हैं। RC डबल बॉन्ड CR और R। अब ये आपके प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बना कि एक तो ये था, इसका डबल बॉन्ड O हटा और क्या जुड़ गया? डबल बॉन्ड Cr2, ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा RCR, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये वाला था, ये यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया? Cr2, ये जुड़ गया। तो ये जो है अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो इसको मैं डैश लगा देता हूँ, तो ये डैश हो जाएगा, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि भाई ये हुआ क्या है। तो RCR ये हो गया एक पार्ट और डबल बॉन्ड क्या? Cr2 ये वाला हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या? ये जो ऑक्सीजन था वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएगा। तो आपने देखा कुछ नहीं हुआ, डबल बॉन्ड के साथ जो पार्ट था वो एक्सचेंज हो गया, फॉस्फोरस के साथ Cr2 था वो इधर जुड़ गया और इसका ऑक्सीजन उधर जुड़ गया। रिएक्शन मैकेनिक्स की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके नीड है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। चलिए लास्ट की अगर हम बात करें कोप रिएक्शन की, तो कोप रिएक्शन में क्या है आपके? CH3 CH2 N CH3 CH3O, मतलब नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। हीट अगर आप करोगे इसको तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब आपने देखा ये बन गया, अब साइड में आपके क्या बचा? CH3 का होल ट्वाइस NOH। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, तो CH3 का होल ट्वाइस हो गया और नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन था और एक H यहाँ से जाएगा तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया? CH3 का H यहाँ से गया तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H जाके यहाँ चला गया ऑक्सीजन पे और ये बॉन्ड टूट गया, तो ये फाइनली हो गया NCH3 का होल ट्वाइस और OH। तो ये आपके प्रिपरेशन हो गई एल्कीन की, इसको हम कहते हैं कोप रिएक्शन। तो ये आपकी थी प्रिपरेशन। टोटल हमने कितनी प्रिपरेशन पढ़ ली? 9 प्रिपरेशन पढ़ ली। तो ये आपके 9 प्रिपरेशन थी एल्कीन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिंडलार कैटेलिस्ट है, क्वेश्चन आ रखा है, और जितने भी है सैडजेफ रूल हो चाहे हॉफमैन रूल हो, इन पे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।